नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं क्लास 9 में विज्ञान के अंदर जो उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका लागू की गई है आपके, उसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इतना सारा नॉलेज यहाँ पर मिलने वाला है जो कि सीधे की बुक पढ़ने से नहीं मिलता है। इसके अंदर कुल मिला कर के 64 कार्यपत्रक हैं, जिसमें से हमने 1 से लेकर के और 17 तक कंप्लीट कर लिए हैं। 4 पार्ट पीछे बन चुके हैं। अभी तक आपने अगर उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, जिनमें एक आकलन पत्रक भी हम कर चुके हैं। चलो आइए देखते हैं कार्यपत्रक 18 से। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब हम देख लेते हैं कि आगे हम कार्यपत्रक 18 के अंदर क्या पढ़ेंगे। कार्यपत्रक 18 के अंदर हम प्राकृतिक संपदा के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। और प्राकृतिक संपदा अपनी कौन सी? वायु। ये है जो कार्यपत्रक बनाया गया है कक्षा 6 के अध्याय 15 से बनाया गया है, संदर्भ इसका। प्रश्न नंबर 1 देखो क्या है। वायु के संघटक बताइए। संघटक का मतलब वायु के अंदर क्या क्या होता है। वायु के अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प भी होती है, धूल के कण भी होते हैं। इसके अलावा जैसे कि अक्रिय गैसें, हीलियम, नियोन, इस तरीके की अनेक सारी गैसें भी होती हैं। ठीक है। वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? तो आप सबको पता है श्वसन के लिए हमें कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन गैस चाहिए। दूसरी बात और बता दूं आपको कि पौधे भी जब श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन जब वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तब जा करके वो बाहर से CO2 लेते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की ज़रूरत होती है। वायुमंडल की कौन सी गैस, प्रश्न नंबर 3 है, वायुमंडल की कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस आवश्यक होती है। कोई 3 क्रियाकलाप ऐसे लिखिए जो कि वायु की उपस्थिति के कारण ही संभव होते हैं। अगर वायु नहीं हो तो वो काम नहीं होंगे। देखो, गुब्बारे का फूलना, अगर हवा ही नहीं रहेगी तो गुब्बारा कैसे फूलेगा। पंखे से हवा डालना, अगर हवा अपने आसपास नहीं है तो आप पंखे को हिलाते रहो चाहे, आपको हवा नहीं लगेगी। अगर पृथ्वी से बाहर चले जाएं जहाँ पर हवा नहीं है, वायु नहीं है, जिसको हम निर्वात बोलते हैं, वहाँ पर पंखे को हिलाओगे तो आपको हवा नहीं लगेगी। जीवों द्वारा शोषण करना, तो शोषण भी वायु की उपस्थिति में ही होता है। इसके अलावा पदार्थों का जलना, ये भी वायु की उपस्थिति में ही होता है। प्रश्न नंबर 5 देखिए। वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान में पौधे व जंतु एक दूसरे की मदद किस प्रकार करते हैं? गैसों का आदान प्रदान होता है तो जंतु एक दूसरे, मतलब जंतु और पौधे वो एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं? सीधी सी बात है भाई, जो पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं वही जंतु ग्रहण कर लेते हैं। जंतुओं द्वारा छोड़ी गई जो CO2 गैस है उसको पौधे ग्रहण कर लेते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि सजीव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं तथा CO2 गैस छोड़ते हैं। सीधी सी बात है। और पौधे इसी CO2 गैस का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण में कर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस बनती है, भाई सबको पता है। कारखानों में लंबी चिमनियाँ क्यों लगाई जाती है? कारखानों में लंबी चिमनियाँ इसलिए लगाई जाती है क्योंकि हानिकारक जो धुआं है और जो गैसें हैं वो हम साधारण व्यक्तियों से दूर छोड़ने के लिए बनाए जाते हैं ये चिमनियाँ। एक प्रश्न नंबर 7 है जो कि यहाँ पर मिस प्रिंट था। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, शायद इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। कई कई कार्य पुस्तिकाओं के अंदर ये प्रश्न है और कुछ में नहीं है। तो पवन चक्की के कोई 2 उपयोग है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। पहला, ट्यूबवेल से पानी निकालने में, आटा चक्की को चलाने में, टरबाइन को घुमाने में। तो कई सारे इसके उपयोग है। विद्युत उत्पादन में करते हैं ना इसका उपयोग। हाँ, तो इस प्रकार से शिक्षक अपनी प्रतिपुष्टि दे करके अपने हस्ताक्षर यहाँ पर कर देंगे। इसके पश्चात कार्यपत्रक 19 देखिए। प्राकृतिक संपदा के बारे में ही है, जिसका अधिगम बिंदु अपना वायु रहने वाला है और संदर्भ कहाँ से लिया गया है? कक्षा 6 के अध्याय 15 से लिया गया है। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है और इसमें आपको आराम से इस दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि निम्न कथन सारणी व वृत्ताकार ग्राफ के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले तो आपको एक कथन पढ़ना है, उसके बाद में सारणी जो ये है ये, और फिर वृत्ताकार ग्राफ है ये पढ़ना है। उसके बाद में पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने। वायु गैसों का मिश्रण है, बिल्कुल सही बात है, जो रंगहीन होती है और गंधहीन होती है और स्वादहीन होती है। और वायु में निम्न घटक निम्न अनुपात में पाए जाते हैं। देखो, नाइट्रोजन जो होती है वो 78% होती है वायुमंडल के अंदर, और ऑक्सीजन 21% होती है लगभग, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, और बाकी सारी जो गैसें बच गई उनका प्रतिशत केवल और केवल मिलाकर के 0.97% होता है।
इस ग्राफ में भी आप इसी प्रकार से देख सकते हो कि नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना ज़्यादा है और ये ऑक्सीजन का प्रतिशत हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड देख सकते हो आप, थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी सारी जो गैसें बच गई वो मिला करके 0.97% गैस बनाती हैं। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाती है और अकेले गैसें धूलकण आदि आ जाते हैं। ठीक है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? सबको पता है भाई, नाइट्रोजन गैस ही तो अभी अभी तो हमने देखा ही है। देखो सबसे ज़्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन ही तो है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2, ऑक्सीजन गैस वायु में लगभग कितने प्रतिशत है? 21% है, आपको सबको पता है ये बात। और CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत है? 0.03% है। और 0.97% में अधिकांश क्या क्या पाया जाता है? तो इस बाकी जो 0.97 बच गया, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धूल के कण, अकीय गैसें, सारी गैसें इसमें मिलती हैं। आराम से हम कर सकते हैं, एकदम आसान था ये। शिक्षक अपनी प्रतिपुष्टि देकर के हस्ताक्षर यहाँ पर कर देंगे। कार्यपत्रक 20 देखिए, जिसका विषय वस्तु रहने वाली है प्राकृतिक संपदा, और प्राकृतिक संपदा में वायु है, जो कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 15 से लिया गया है। सबसे पहले ये एक गतिविधि क्रियाकलाप किया गया है, उसके बारे में ध्यान से आपको पढ़ना है। एक बाल्टी लेकर उसे लगभग 3/4 भाग जल से भर लेना है। आगे बात समझ में? इतना आपको बाल्टी में भर लेना है और उसके बाद में कांच की खाली बोतल या फिर आप प्लास्टिक की भी ले सकते हो भाई। इसके लिए इसे भरी बाल्टी में उल्टा करके इसके अंदर डालना है। अब बोतल को बाहर निकाल लेना है और फिर से बोतल को थोड़ा सा तिरछा करके पानी में डुबोने का प्रयास करना है। आप क्या देखते हो, इन सब का यहाँ पर जिक्र किया गया है। देखो आपको पता है, खाली बोतल को उल्टा करके डालेंगे तो पानी नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा भाई उसमें? क्योंकि उसमें पहले से ही वायु भरी हुई है और वायु हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर ही रहना चाहेगी। पानी भारी होता तो वो नीचे ही रहना चाहेगा, इस तरीके से। लेकिन जब तिरछा करते हैं तो वायु ऊपर रहने के बावजूद भी कुछ भाग पानी नीचे उसमें से भर जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से इसमें हवा निकलती रहती है और धीरे धीरे पानी भरता रहता है। क्योंकि तिरछा करने पर उसका जो ढक्कन होगा उसका कुछ भाग ऊपर होगा और कुछ भाग नीचे होगा, एकदम से समतल नहीं होगा। वो जो ऊपर वाला भाग होगा उसमें वायु निकलती रहेगी और नीचे वाला भाग उसमें पानी भरता रहेगा। देखो इससे के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। जब बाल्टी में बोतल को उल्टा डुबोया जाता है तो बोतल में पानी प्रवेश नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि भाई जल वायु से भारी होता है, अतः वायु ऊपर रहती है। बोतल में पहले से वायु भरी हुई है, इसके निकलने हेतु जगह नहीं है। बोतल को पानी में तिरछा करके डुबोने पर आपने क्या देखा? प्रश्न नंबर 2 है ये। तिरछा करने पर तो हमने ये देखा कि बोतल में थोड़ा थोड़ा पानी भरने लग गया और वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लग गई। तिरछी बोतल डुबोने पर निकलने वाले बुलबुले क्या सिद्ध करते हैं? यही सिद्ध करते हैं कि भाई खाली बर्तन दिखने वाले बर्तन में हवा रहती है तथा वायु स्थान भी घेरती है। बिल्कुल सही बात है। उक्त गतिविधियों के माध्यम से वायु के किन गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? वायु के देखो कई सारे गुणों की जानकारी अपने को यहाँ से प्राप्त हो जाती है। पहली तो ये कि वायु स्थान घेरती है। दूसरी ये कि वायु रंगहीन होती है, क्योंकि बोतल में दिख तो रही नहीं थी, गंध भी नहीं आ रही थी, इसका मतलब वायु गंधहीन होती है। और वायु हमारे चारों ओर उपस्थित होती है। जो भी खाली जगह आप देखते हो वहाँ पर वायु होती है, भले ही वो अपने को दिखाई नहीं देती है, उसकी गंध नहीं आती है, फिर भी वहाँ पर वायु होती है। यहाँ पर शिक्षक अपनी प्रतिपुष्टि देकर के हस्ताक्षर करेंगे। और कार्यपत्रक 21 है, जिसमें विषय वस्तु प्राकृतिक संपदा, अधिगम बिंदु वन है और संदर्भ कक्षा 7 के अध्याय 17 से लिया गया है। प्रश्न नंबर 1 है, वन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? तो किन्हीं 3 उपयोगों को लिखिए। देखो वन किस प्रकार उपयोगी? वनों से हमें प्राणवायु मिलती है, औषधियाँ मिलती हैं और मृदा की सुरक्षा करते हैं और अनेक जीवों को आश्रय देते हैं, इसलिए वन हमारे लिए उपयोगी हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले उत्पाद को खालिस्तान कहते हैं। तो भाई उसको तो ह्यूमस कहते हैं, क्योंकि सड़े गले पदार्थों से क्या बनता है? ह्यूमस बनता है। वन है वो मृदा को अपरदन से बचाते हैं। वन किससे बचाते हैं? अपरदन से बचाते हैं। इसके बाद में खालिस्तान जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं। कौन करते हैं? वन ही तो जलवायु को और जल चक्र को प्रभावित करते हैं। अगला, वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सही बात है। नेक्स्ट है, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले उन सूक्ष्म जीवों को हम कहते क्या हैं? उनको हम अपघटक कहते हैं। वनों को क्या कहते हैं? हरे फेफड़े भी कहा जाता है। इसके अलावा किन्हीं 6 वन्य उत्पादों के आपको नाम लिखना है प्रश्न नंबर 3 के अंदर। तो वनों से तो देखो कई सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन अपने को यहाँ पर 6 ही नाम लिखने हैं। कौन कौन से? देखो औषधियाँ मिलती हैं अपने को वनों से, बिल्कुल मिलती है। गोंद मिलता है, लकड़ी मिलती है, लकड़ी भी जलाऊ लकड़ी और इमारती लकड़ी मिलती है। लाख मिलता है, शहद मिलता है, मसाले मिलते हैं। इसके अलावा
फल एवं सब्जियां होती हैं वो भी हमें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वितान या फिर जैसे कैनोपी से आप क्या समझते हैं? वितान या फिर कैनोपी से आप क्या समझते हैं? देखो, वनों के अंदर कुछ बड़े पौधे होते हैं, कुछ छोटे पौधे होते हैं। छोटे पौधों के ऊपर बड़े पौधों की टहनियाँ ऐसे छत के समान संरचना बना लेती है, जिसे हम कैनोपी कहते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि ऊंचे वृक्षों की शाखाएं छोटे वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है, जिसे हम कैनोपी कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है, क्यों? पहली बात तो ये कि वनों में होता क्या है। वनों में एक तो पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, कुछ उनके अपशिष्ट होते हैं, तो ये व्यर्थ नहीं जाते। अपशिष्ट भी व्यर्थ नहीं जाता वहाँ पर। कैसे? देखो, सबसे पहले पौधे होते हैं वो ज़मीन से अपना पोषण लेते हैं और वृद्धि करते हैं, ठीक है। इसको मैं समझा रहा हूँ, पहले समझो, बाद में देखना उत्तर। तो जब पौधे वृद्धि करते हो तो उनको जीव जंतु खाते हैं, कीट होते हैं, पक्षी फल फ्रूट खा लेते हैं, उनके मतलब पौधों से अनेक जीवों का पोषण होता है। लेकिन जब वो जीव मर जाते हैं या फिर कोई दूसरा जीव उनको खा लेता है, तो उनका मृत शरीर या फिर उनका अपशिष्ट अपघटक के द्वारा पुनः मिट्टी में मिला दिया जाता है, और यही अपघटक फिर वापस से ज़मीन में पौधों को पोषण देते हैं। इसलिए ये चक्कर चलता रहता है। तो वन्य जीवों के मल मूत्र व मृत शरीर अन्य जीवों का भोजन बनता है, बिल्कुल सही बात है। और अन्य अपशिष्ट सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं, और ये जो अपघटित करने के बाद में जिससे पेड़ पौधों को पोषण प्राप्त हो जाता है। ये लो, इतना आसान है। कार्यपत्रक 22 देखो, प्राकृतिक संपदा ही है, और प्राकृतिक संपदा वायु तथा जल का प्रदूषण कैसे होता है उसके बारे में चर्चा हुई है। संदर्भ लिया गया है कक्षा 8 की पुस्तक में से अध्याय 18। सबसे पहला प्रश्न है वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? भाई, वायु के अंदर कुछ अलग चीज़ें मिल जाएगी वायु के अलावा, तो उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु में ऐसे अनचाहे पदार्थों का मिलना जो सजीव तथा निर्जीव के लिए हानिकारक होते हैं, उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। इस घटना को हम वायु प्रदूषण कहते हैं, ऐसे लिख लेना। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। वे पदार्थ जो वायु को संदूषित करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम वायु प्रदूषक कहेंगे। और अन्य प्रकार के प्रदूषक कौन सा है जो जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर मतलब फ्रिज और एसी के अंदर किया जाता है, और एरोसोल फुहार के अंदर भी होता है, तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, और उससे हम अन्य प्रकार का प्रदूषक है, खतरनाक है ये थोड़ा वायुमंडल की ओजोन परत के लिए। और नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? विश्वोष्णन कहते हैं। भाई, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो हम बोलेंगे CO2 गैस उत्तरदायी है। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? जल प्रदूषक कहते हैं। भाई, प्रदूषक से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो वायु अथवा जल को दूषित कर देते हैं उन्हें तो हम प्रदूषक कहते हैं। शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में क्या अंतर होता है? शुद्ध वायु को हम सांस में ले सकते हैं, उसमें हानिकारक पदार्थ कम होते हैं। देखो, शुद्ध वायु इसमें हानिकारक गैसें नहीं होती है और श्वसन के लिए अच्छी होती है, उपयुक्त होती है। और प्रदूषित वायु क्या होती है? जिसमें हानिकारक पदार्थ होते हैं, धूल, धुआं, CFC तथा अन्य अवांछित गैसें, जैसे इसका उदाहरण हो गई है। इन्हीं दो वायु प्रदूषकों के नाम लिखिए, एक तो CO2 और एक CFC। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट कार्यपत्रक है 23, ठीक है। विषय वस्तु इसकी प्राकृतिक संपदा, अधिगम बिंदु है वायु तथा जल का प्रदूषण। संदर्भ लिया गया कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 18 से। नंबर 1 है कि वायु प्रदूषण रोकने हेतु आपके द्वारा किया जाने वाला कोई 3 प्रयास बताओ। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हम अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करेंगे और स्वच्छ ईंधनों का प्रयोग करेंगे। ये कौन से होते हैं? एक तो LPG है, एक CNG है, ये सारे स्वच्छ ईंधन हैं। और क्या करोगे? यातायात के लिए निजी साधनों मतलब अपने प्राइवेट जो साधन है उनके बजाय हम सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करेंगे, जैसे कि बसों में यात्रा करने की ज़्यादा वरीयता देंगे। निजी साधनों में जाएंगे तो भाई सड़क पे भीड़ होगी, ज़्यादा तेल का नुकसान होगा और ज़्यादा प्रदूषण होगा, ठीक है। समझ गए होंगे बात को आप। प्रश्न नंबर 2 देखो, जल प्रदूषण को रोकने हेतु आप द्वारा क्या प्रयास किए जा सकते हैं? किन 3 प्रयासों को लिखिए। अब जल है अपने आसपास, तो उसको प्रदूषित होने से आप कैसे बचाओगे? पहला काम तो यही करेंगे कि जल में प्रदूषकों को मिलने से रोक देंगे हो सकेगा तो। और जल को पुनः चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग करेंगे, जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार हम पानी को यूज़ करके फेंक देते हैं सीधा, लेकिन जो नहाने धोने का पानी होता है उनको हम कुछ पौधों में डाल सकते हैं, जिससे उनका रीयूज़ हो सकता है। फल और सब्जियों को धोने में जो पानी होता है उसको बाद में हम और साफ़ सफाई में काम में ले सकते हैं। और क्या कर सकते हो? जल में मल मूत्र त्यागने से रोकने के लिए जागरूकता फैलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे जल को स्वच्छ रखने के लिए, तभी तो हम इसमें कामयाब हो पाएंगे, वरना आपको पता है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण अपने शब्दों में लिखिए। क्या कारण है कि जल प्रदूषण हो रहा है? कई सारे कारण हैं। देखो, औद्योगिक कूड़ा है एक तो, जिससे नदियों में प्रदूषण हो जाता है।
मानव मलमूत्र इसके द्वारा भी होता है। सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों की वजह से भी जल प्रदूषण होता है, जैसे कि पानी में शव को बहा देना, उसमें नहाना, फूल व राख फेंकना, ये सब इनके कारण भी होता है। कई बार अम्ल वर्षा होती है, उसके कारण भी जल प्रदूषण होता है। इसके अलावा जहाज़ों से होने वाला तेल का जो रिसाव है उससे जल प्रदूषण हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखो, निम्न संक्षिप्त नामों को पूरा नाम लिखो। देखो, CNG का पूरा नाम लिखना है तो CNG का पूरा नाम होता है हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और LPG का होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। देखो, CNG का मैं इंग्लिश में आपको नाम बता रहा हूँ और LPG का आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है। CNG का पूरा नाम होता है इंग्लिश में देखो कंप्रेस्ड, N फॉर नेचुरल, G फॉर गैस, और LPG का आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों, आज हमने कार्यपत्रक 23 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हमें आकलन पत्रक जो 2 है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो का अपडेट और नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले, इसके लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना है। और अगर हमारी मेहनत आपको थोड़ी बहुत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा और उत्साह बढ़ जाता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हम जल्दी प्रेरित होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।